आने वाले इलेक्शन आपकी पार्टी जीतती है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज आप क्या लाना चाहेंगे इस देश में? तो आपने जैसा कि कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमको किसानों को उनका कर्जा माफ़ करने की बजाय उनको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो कर्जा ले ही ना? उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आपने बोला गारंटीड हम जीतेंगे। पॉलिटिक्स में गारंटी? बिल्कुल। आपका भी कांग्रेस का भी कुछ वोट चोरी से रिलेटेड कोई स्कीम बन गई है क्या? इतनी देखिए गारंटी कैसे? तो अभी जब आप विपक्ष में हैं, तो आप सिर्फ जनता की प्रॉब्लम सुन रहे हैं या फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपने विपक्ष में होते हुए भी कुछ कर पा रहे हैं आप? सड़क पे लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है हमारी। जनता की हर एक आवाज़ को, हर एक मुद्दे को हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो पहले एक तरफा पूरा कांग्रेस का राज चलता था, ऐसा क्या हुआ कि एकदम बीजेपी आ गई और अब आ ही रही है? तो नरेंद्र मोदी जी बातें बताते हैं कि देश ने उन्नति करी, देश आगे बढ़ गया, तो हमें तो नहीं लगता ऐसा। आपको क्या लगता है पिछले 22 साल में बीजेपी कांग्रेस ने जहां पर छोड़ा था देश को, जी। वहां से बीजेपी ने कितना आगे ले गई है अभी देश आगे नहीं को? लेकर गई, पीछे लेकर गई। बीजेपी एक नकारात्मक पार्टी है, नफरती पार्टी है, हमेशा नफरत फैलाने का काम किया। तो जब आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो कांग्रेस भी ये सेम चीज़ क्यों नहीं कर रही है सत्ता में आने के लिए? क्या कांग्रेस के पास फंड्स नहीं है फेक ट्वीट्स कराने के लिए, अपना कांग्रेस काम बताने के लिए, सच कांग्रेस बताने के लिए लोगों कांग्रेस को? पार्टी ने कभी भी झूठ के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं करी। सच्चाई क्या इतनी नहीं है कि कांग्रेस जीत सके कांग्रेस पे? पॉलिटिक्स के बारे में हम सबके पास ओपिनियन होता है। कुछ लोग न्यूज़ देख के बनाते हैं, तो कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और कुछ लोग बस ट्विटर पे डिबेट करके डिसाइड कर लेते हैं मुझे सब पता है। आज के टाइम में लीडर बनना सिर्फ कुर्सी तक पहुंचना नहीं है, बल्कि लोगों तक कनेक्ट करना है, उनकी रियलिटी समझना, उनके लिए स्टैंड लेना है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं विपिन वानखेड़े, फॉर्मर एमएलए फ्रॉम आगर, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ एनएसयूआई मध्य प्रदेश और एक पैशनेट लीडर जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स स्लोगन से नहीं काम से बनाई है। आज हम उनसे सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि उस सिस्टम के अंदर की कहानियाँ, चैलेंजेस और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा कैंडिडली, थोड़ा बोल्डली, पर बिल्कुल अनफिल्टर्ड। तो स्वागत है आपका त्रिशला टॉक शो में। तो विपिन जी, पॉलिटिक्स ही क्यों? आउट ऑफ एवरीथिंग, एवरी प्रोफेशन, व्हाई पॉलिटिक्स? मन में जनसेवा करने का भाव था, समाज में व्यवस्था बदलने का भाव था, परिवर्तन चाहता था कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें सुधार हो। इसीलिए पॉलिटिक्स का रास्ता चुना। नेताओं के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन एक नेता के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि एक नेता जो है एक दिन में कोई परिवर्तन कर देगा। ये सालों का तप, त्याग और परिश्रम लगता है, तब जाके व्यवस्था में सुधार होता है। हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के बैनर पे, कांग्रेस पार्टी के विचारों के साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं। इसीलिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना। तो आप क्या परिवर्तन ला रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पिछले लगभग 22 वर्ष हो गए बीजेपी की सरकार है। लगातार आज मध्य प्रदेश का 22 वर्ष की सत्ता होने के बावजूद भी आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। आज मैं बात करूं मध्य प्रदेश में युवाओं की, मैं बात करूं मध्य प्रदेश में किसानों की, मैं बात करूं मध्य प्रदेश में माता बहनों की, आज मध्य प्रदेश में हर एक वर्ग परेशान है। हमारा प्रयास है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, ये जन विरोधी नीतियां बंद होनी चाहिए और ऐसी नीतियां आनी चाहिए जिससे एक आम वर्ग, एक आम व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, एक आम व्यक्ति का हित हो पाए, युवाओं को रोज़गार मिल पाए, किसानों को फसल का अच्छा भाव मिल पाए, माता बहनों को अच्छी योजनाएं मिल पाए, बुज़ुर्ग आज जो अपने बुज़ुर्ग अवस्था में आज इतने परेशान होना पड़ रहा है, उन्हें परेशान ना होना पड़े। तो इन नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, विचारों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो राम जी का भी 14 साल बाद वनवास खत्म हुआ था। आपको क्या लगता है कांग्रेस का वनवास कब खत्म होगा? कांग्रेस का वनवास तो 2018 में ख़त्म हो गया था, लेकिन ये बात पक्की है, हमें वनवास की कोई चिंता नहीं है। राम जी का भले वनवास हुआ, लेकिन आज राम जी की पूजा होती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत वनवास काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। भले राम जितना ना सही, लेकिन प्रयास करेंगे कि राम जी के मार्ग पर चल के उतने अच्छे काम हम लोग करें। तो आप अगर ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन आपकी पार्टी जीतती है, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज आप क्या लाना चाहेंगे इस देश में? देखिए, हमारी
युवाओं के प्रति और किसानों के प्रति हमारी प्राथमिकता है। किसानों को अच्छी फसल का भाव मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा योजना मिले। मैं बताना चाहूँगा 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम लोगों ने वादा किया था कि हम मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो सबसे पहली सिग्नेचर करी, वो सबसे पहली फाइल थी किसानों की कर्जा माफ़ी की। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। किसानों का हित हो, किसानों का भला हो, और युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में हमारी प्राथमिकता है कि युवाओं को रोज़गार मिले। ये दो हमारी प्राथमिकता है। आज मध्य प्रदेश में 22 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो काम युवाओं के लिए होना था वो नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का नाम आज देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का नाम फेमस है। लेकिन किसके लिए? घोटालों के लिए, स्कैम्स के लिए। कौन से घोटाले? जगह जगह जो हम देखते हैं, पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, मेडिकल एग्जाम्स में घोटाला, तमाम प्रकार के यहाँ पर घोटाले हुए। यहाँ पर हर वो सरकारी परीक्षा जो होती है उसमें घोटाला हो जाता है। सालों साल तक के युवाओं को सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती है। तो रोज़गार हमारे लिए प्राथमिकता का मुद्दा है। तो आपने जैसा कि कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमको किसानों को उनका कर्जा माफ़ करने की बजाय उनको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो कर्जा ले ही ना? उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? किसानों को कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है? सबसे पहली बात ये है, किसान को जो फसल की लागत है, उस लागत के जितना भाव भी नहीं मिल रहा है। जितना उसकी लागत लग रही है उतने पैसे भी उसे नहीं मिल रहे हैं। उल्टा उसे अपनी खेती में नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ तो हम किसान के लिए बोलते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, दूसरी तरफ आज किसान जो है परेशान है। आज किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। कभी किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों को बीमा नहीं मिलता है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है, और तो और किसानों को उनकी फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है। तो जब किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, तो फिर किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा? और अगर जब उसे दाम नहीं मिल रहा, उससे उसके खेती में नुकसान हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि किसान कर्जे में जाएगा। कर्जे में जाएगा तो कर्जा लेगा। किसान के पास खेती किसानी के अलावा और कोई उसके पास रोजगार का तरीका तो है नहीं कि किसान कहीं और से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे करके किसान कर्जे में हो जाता है। लेकिन अगर हम किसान को अन्नदाता बोलते हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें किसानों की तरफ ध्यान देना है, और किसान कैसे सक्षम बन सके, कैसे किसान की हम अर्थव्यवस्था सुधार सकें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। तो 2028 में इलेक्शन है, आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी? 100% गारंटी के साथ 2028 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। भले हम लोग पिछले 22 साल से सत्ता में नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस हमेशा से एक मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में रही है। और ये पिछला जो 22 साल बीजेपी का निकला है, बीजेपी गवर्नमेंट का, इस 22 साल में जनता को जितना परेशान किया गया है, जनता भूलेगी नहीं। 2028 में इसका जवाब देगी। तो आपने बोला गारंटीड हम जीतेंगे। पॉलिटिक्स में गारंटी? आपका भी, कांग्रेस का भी कुछ वोट चोरी से रिलेटेड कोई स्कीम बन गई है क्या? देखिए, इतनी गारंटी कैसे? वोट चोरी की गारंटी नहीं है, वोट की गारंटी है, जनता की गारंटी है। जनता जो आज फेस कर रही है, जनता आज जिन परेशानियों में है, वो हमें दिखता है, क्योंकि हम लोग विपक्ष हैं। पब्लिक आके हमें बताती है, एक आम व्यक्ति आके हमें बताता है कि वो किन परेशानियों से गुजर रहा है, उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें ये दिखता भी है, मालूम भी पड़ता है, और आभास भी होता है। तो इस बात का आभास बहुत मजबूती के साथ है कि 2028 में परिवर्तन होगा, और भारी बहुमत के साथ हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अभी जब आप विपक्ष में हैं, तो आप सिर्फ जनता की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, या फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपने विपक्ष में होते हुए भी कुछ कर पा रहे हैं आप? सड़क पे लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है हमारी। जनता की हर एक आवाज़ को, हर एक मुद्दे को हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और जनता इस बात को देखती भी है कि आज मध्य प्रदेश में जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, जिसके कारण जनता परेशान है, उसके खिलाफ कांग्रेस मजबूती से निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। तो बता दीजिए कुछ ऐसी 3-4 जिसमें कांग्रेस ने जनता के लिए बहुत लड़ा और वो जीती।
हर एक मुद्दा, 3-4 नहीं, मैं बोलूँगा 3-4 ऐसे मुद्दे बताइए जिस पे कांग्रेस ने जनता के साथ मजबूती से नहीं लड़ा हो। आज आप मध्य प्रदेश के हालात देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 20 बच्चे एक जहरीले कफ सिरप से मर गए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? इतने सारे बच्चे जहरीले कफ सिरप से मर गए। मध्य प्रदेश में एक 13 साल का नवजात शिशु एमवाय हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, उसको अस्पताल में बच्चों के आईसीयू वार्ड में चूहे आकर उसकी 4 उंगलियां खा जाते हैं। आज इंदौर में एक ट्रक घुस जाता है नो एंट्री में और कई सारे लोगों को रौंदते हुए निकल जाता है। आज मध्य प्रदेश के किसान, अभी हाल ही में हम पढ़ रहे हैं, पिछले 4 दिनों में मैंने अखबारों में पढ़ा होगा, दो किसानों ने आत्महत्या कर ली अलग अलग जगहों पे कर्ज से परेशान होकर। तो आज मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं? चारों तरफ लूट मची हुई है, चारों तरफ सिर्फ जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरते जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। एक डीएसपी महोदय के साले को पुलिस के ही 2 जवानों ने, अभी 2 दिन पहले पुलिस के 2 जवानों ने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जो है एक बड़ी अधिकारी, उनका एक हवाले का उन्होंने लूट करवा दी लगभग 1.25 करोड़ रुपए की। तो क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रही है? पुलिस ही लोगों को लुटवा रही है, पुलिस ही लोगों का मर्डर कर रही है और हर तरफ जो है त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ऐसे मध्य प्रदेश के हालात हैं और कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो छिंदवाड़ा में हुए सिरप कांड की बात हो, चाहे वो एमवाई की बात हो। हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। तो क्या जब कांग्रेस सरकार थी तब कोई किसान सुसाइड नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया। या तब कभी भी फुटपाथ पे कभी गाड़ी नहीं चली किसी की भी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप पता कीजिए। बिल्कुल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस का नारा दिया था। और बात करें हम किसानों की, हमारे किसान भाई खुश थे, किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा था, किसानों को बीमा राशि अच्छी मिल रही थी, किसानों को फसल का भाव अच्छा मिल रहा था, मंडी में नगद भुगतान हो रहा था, किसान भाई हमारे खुश थे। और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत ही मजाकिया बात है, अभी कुछ 3-4 दिन पहले बीजेपी ने खुद की वाहवाही करवाने के लिए एक ट्रैक्टर रैली निकलाई कि मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। किस बात का धन्यवाद? आज किसान परेशान है, एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान खून के आंसू रो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इतना झूठा प्रोपेगेंडा, मतलब अपनी इतनी झूठी तारीफ कोई कैसे करवा सकता है? मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो जैसे अभी आपने बोला कि जब कांग्रेस सरकार थी तब भी हमने किसानों के लोन्स माफ़ किए थे, किसानों को फसल का सही दाम दिया था। तो जब फसल का सही दाम दिया था तो किसान फिर भी लोन उनका इतना हो ही क्यों गया कि सरकार को माफ़ करके उनको फेवर बताना पड़ा? देखिए क्या होता है, खेती एक ऐसा कार्य है जो कि पूर्णतः प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। एक किसान अपना अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकता है अच्छी फसल करने के लिए, लेकिन अगर कहीं अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए और किसान की फसल खराब हो जाए, तो किसान उसके लिए क्या कर सकता है? किसान के हाथ में क्या है? किसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसान को नुकसान होता है तो स्वाभाविक बात है उसके ऊपर कर्ज होता है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। तो ये वैसी बात नहीं हो गई कि बीजेपी के टाइम पे किसानों पे लोन है नॉट बिकॉज ऑफ द वेदर। ये भी तो हो सकता है। जब कांग्रेस के टाइम पे किसानों पे लोन था तो आपने बोल दिया कि वो तो मौसम ऐसा था, वैसा रहता है। नहीं, ये तो बात प्रकृति का रूप हर साल देखने को मिलता है, लेकिन किसान को अगर परेशानी हुई तो कांग्रेस ने उसका साथ दिया, किसान का साथ दिया, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। लेकिन वही समस्या जब भाजपा के शासनकाल में आई तो बीजेपी ने हमेशा किसान को पीठ दिखाई, हमेशा किसान की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, किसानों से मुंह मोड़ने का काम किया, कभी भी किसानों का साथ नहीं दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि प्रोपेगेंडा पार्टी है। आज हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गौ माता भारतीय जनता पार्टी का बेसिक एजेंडा है। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, हम लोगों ने
हर पंचायत में गौशाला बनाने का निर्णय लिया था कि गौशाला सरकार बनाएगी और गौशाला का संचालन भी सरकार करेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया। तो अगर वाकई में गौ माता के प्रति इतना समर्पण भाव बीजेपी में था, तो उन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट की योजना थी उसे बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन बंद कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, झूठ बोलो और तेज बोलो और बार बार बोलो, ये बीजेपी का स्टाइल है। तो ऐसा क्या हुआ जो पहले एक तरफा पूरा कांग्रेस का राज चलता था, ऐसा क्या हुआ कि एकदम बीजेपी आ गई और अब आ ही रही है, हट ही नहीं रही थोड़ा है? बहुत टाइम हमने बीजेपी को दे दिया है। 70 साल कांग्रेस के थे, थोड़ा 10-15 साल वो लोग उसको सत्ता में रह लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 10-15 सालों में हम लोग हमारा रिवाइव करेंगे और नए सिरे से हम लोग कांग्रेस पार्टी, नए सिरे से कांग्रेस का झंडा लेके हम लोग निकलेंगे सड़कों पर, और जनता हमारे साथ है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके आप पूरे देश में, पूरे भारत में किसी भी गांव में जाकर आप खड़े हो जाइए और तो आपको वहाँ पर एक न एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़रूर मिलेगा। ये एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो पूरे देश में कांग्रेस का हर एक गांव में कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता होगा। तो कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत की नहीं, मैं बोलूँगा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे देश में बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है। और आने वाले 2028 में हम लोग मध्य प्रदेश में भी कमबैक करेंगे, और आप लोग देखिएगा 2029 में मोदी जी की भी हवा निकलने वाली है। तो क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस का 2.0 रिलीज होने वाला है बहुत जल्द? बिल्कुल बिल्कुल रिलीज़ होने वाला है, 100% रिलीज़ होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। तो क्या नयापन देखा जाएगा फिर इस 2.0 वर्जन में, जो पहले नहीं था और जो अब है? देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा अपनी सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, अच्छाई के लिए, सबके साथ के लिए, विकास के लिए, सकारात्मकता के लिए कांग्रेस हमेशा जानी जाती रही है। और अब फिर से जब कांग्रेस आएगी तो ये जो नकारात्मक राजनीति देश में चल रही है, इस नकारात्मक राजनीति को बंद किया जाएगा। देश में सकारात्मक राजनीति होगी और देश में सकारात्मक माहौल बनेगा। देश के हर वर्ग को खुली सांस लेने का राइट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज जो हालात बना कर रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपसे जो है सिर्फ वोट नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि वोट तो दो ही दो, साथ में आप क्या खाओगे ये भी हम बताएंगे, आप क्या कपड़े पहनोगे वो भी हम बताएंगे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करना है किससे बात नहीं करना है, ये सब भी हम बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से डिक्टेटर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा खुले विचारों की, आज़ाद विचारों की पार्टी है, और हमेशा देश में कैसे खुशहाली आए इसके ऊपर कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। तो आपको क्या लगता है पिछले 22 साल में बीजेपी, कांग्रेस ने जहां पर छोड़ा था देश को, जी, वहां से बीजेपी ने कितना आगे ले गई है अभी देश आगे को? नहीं लेकर गई, पीछे लेकर गई। पर प्रोग्रेस तो दिख रही है। देखिए, आज जो है भारत में हम बात करें कि आगे लेकर गए, आज भारत में नोटबंदी हुई, कितना नुकसान हुआ। आज भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया, फिर सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े, कितना नुकसान हुआ। भारत में कोविड आया, लाखों लोग भारत में मर गए, और हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत आगे चले गया। लाखों लोग हमारे सामने आंखों के देखते देखते मर गए। आपने भी और मैंने भी कई लाशें देखी होगी कि जो व्यक्ति जिंदा था 4 घंटे बाद उसके बारे में पता किया तो मर गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी काफ़ी पहले से सरकार को चेता रहे थे कि कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है, तैयारी कीजिए तैयारी कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कोविड की तैयारी में व्यस्त नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता थी कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिरा दें। नरेंद्र मोदी जी को कोविड की चिंता नहीं थी, लाखों लोग मर गए उसकी चिंता नहीं थी नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को चिंता थी कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी है और बीजेपी की सरकार बनानी है। तो चलते रहा। ये जो तमाशा है पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई, अगले दिन से लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके पहले तक जब अनुकूल परिस्थितियां थी, समय पर प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता थी, प्रिकॉशन नहीं लिए गए और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी। वो तो ठीक है, लेकिन लाखों लोग मर गए
उन लाखों लोगों का क्या? आज देश में ऐसे लाखों लोग मजाक मजाक में मर गए, और नरेंद्र मोदी जी बातें बताते हैं कि देश ने उन्नति करी, देश आगे बढ़ गया। तो हमें तो नहीं लगता ऐसा। आपको कभी ऐसा लगा है कि बीजेपी ने कुछ भी अच्छा काम किया है पिछले 22 सालों में जो बहुत सराहनीय है? बीजेपी ने अच्छा काम किया, युवाओं से रोजगार छीना, किसानों से किसानों को खून के आंसू रुलाया, कई सारी अच्छी योजनाएं जो कि जनता को मिलनी चाहिए थी वो योजनाएं बंद कर दी गई। आज ही मैं देख रहा था, एक भोपाल से विदिशा का रोड है, वो 50 फीट नीचे धंस गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो 22 साल की सरकार है, इस 22 साल की सरकार में एक स्टेट हाईवे ज़मीन से 50 फीट नीचे धंस गया है। ऐसी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के राज में सिर्फ लूट मची हुई है, हर तरफ लूट मची हुई है, हर तरफ से परेशानियाँ हैं। तो यही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक आम व्यक्ति को प्रताड़ना दी है, टॉर्चर दिया है, परेशानियां दी है, संकट दिए हैं लोगों के। कोरोना काल में लोगों के परिवारों के सदस्यों को छीन लिया गया। यही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। तो आपको नहीं लगता इन उपलब्धियों में एक ये भी उपलब्धि है कि आज पूरी दुनिया इंडिया को एज अ पावरफुल नेशन देखती है? कौन बोलता है ऐसा? सारे जितने भी सारे बाहर मीटिंग्स होते हैं उसमें आज मोदी जी को जो पोजीशन पे खड़ा रखा जाता है, जब आपकी क्या कांग्रेस सरकार थी तब इंडिया इररेलेवेंट था, कोई इंडिया के बारे में बात भी नहीं करता था। उनके लीडर्स को वो पोजीशन, वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन कभी मिला ही नहीं। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो भारत के प्रधानमंत्री का वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं, जो भारत के पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे उनको जो सम्मान मिलता था, आज तक भी ऐसे फोटो वीडियो में वो सम्मान मोदी जी को मिलता हुआ नहीं दिखेगा। और हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के सम्मान की, तो आप मुझे बताइए कि आज भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, आज लगातार ट्रम्प जो हैं, जो कि सो कॉल्ड मोदी जी के फ्रेंड हैं, आज वो ट्रम्प लगातार जो भारत पे टैरिफ लगा देते हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान जो है भारत को लाल आंखें दिखा देता है और लगातार भारत के ऊपर अटैक कर देता है। ड्रोन अटैक हुए भारत के ऊपर, और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर पाए। वही ट्रम्प जो है, वो ट्रम्प लगातार बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध मैंने रुकवाया। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो लगातार चल रही हैं, जो लगातार जनता के सामने है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्तर नीचे गिरते हुए दिखता है। हमें साफ तौर पर ये दिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में कम हो रहा है। मैं नहीं मानता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की कोई उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सब उनके कार्यशैली भारत में रही जिससे जनता को नुकसान हुआ, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हमें भारत को नुकसान हुआ है। तो फिर पहलगाम जो अटैक हुआ था, तो क्या वहां पर भारत ने जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को? कहाँ जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सारे अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए, कोई भी ड्रोन अटैक इंडिया पे उस मोमेंट के बाद नहीं हो पाया। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, भारत एक विशाल देश है। पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना हमारे पास वॉर से संबंधित इक्विपमेंट्स हों या सेना हो या क्षमता हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आके खुलेआम पहलगाम में हमारे भारतीय लोगों को गोलियां मार दी, और उसके बदले में जब बात आई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत ने पाकिस्तान पे अटैक में कितने लोग वहाँ पर ऐसा हुआ कि कितने उनके जवान जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, उनकी मृत्यु हुई, या कितने ऐसे पाकिस्तान के आमजन हैं जिनकी मृत्यु हुई, या पाकिस्तान में कौन से ऐसे शहर हैं या कौन से ऐसे ज़िले हैं या जहाँ पर नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने इस पर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी। भारतीय मीडिया ने, जो कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने बहुत अच्छे से उसका प्रचार प्रसार किया।
कई सारे फेक वीडियोस आज भी जो है व्यंग्यात्मक तौर पर या मजाकिया तौर पर दिखाए जाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि भारतीय सेना काबुल में घुस गई है और अब लाहौर में घुस गई है, लाहौर पर अटैक कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक भारत के ऊपर किए, वो भी मीडिया में दिखाया गया। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। पूरे देश में जो है इस बात को लेकर के बड़ी जो है देश ने अब विवशता महसूस करी। पूरे देश को अपने आप में बहुत ही, मैं बोलूँगा कि दुख हुआ इस बात का कि पाकिस्तान पे जो हमला करना था वो नरेंद्र मोदी ने हमला नहीं किया। नरेंद्र मोदी सिर्फ कहने के 56 इंच हैं, बाकी है नहीं। तो बीजेपी ने कुछ तो अच्छा कर रही होगी, जो इतने सालों से लोग उनको वोट दे रहे हैं। वोट उनकी दे नहीं सरकार रहे हैं। हटाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है वोट फिर दे नहीं कांग्रेस रहे के हैं। लिए? वोट दे नहीं रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है शुरू से। जी बिल्कुल, वोट चोरी हो रहा है। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है वोट चोरी? देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। जो वोट चोरी हो रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हो रही है। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार ईसीआई को चैलेंज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगातार पत्रकार वार्ता करके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आना चाहिए, पत्रकार वार्ता आयोजित करनी चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं ये सही है गलत है। लेकिन एक तरफा आरोप लग रहे हैं, जवाब कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वोट चोरी हो रही है। तो आपको लगता है जब राहुल गांधी के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, जब उनको एक एप्लीकेशन लिखने का बोला जाता है तो वो फ़ोन में से देख देख के लिखते हैं, तो आपको लगता है कि उनके स्टेटमेंट्स को, उनके एलिगेशन को इतना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए? देखिए राहुल गांधी जी तो वो नेता हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के स्टूडेंट्स का एक इंटरेक्शन सेशन लेकर आते हैं और देश की ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या इंग्लिश में 4 लाइन बोल सकते हैं? जो नरेंद्र मोदी और उनकी जो फर्जी सेना, जो ये आलू इंग्लिश जैसे तो सिर्फ एक जरिया है बात बोलने का। हम इंडियंस हैं, हिंदी में बात करने को हम ऐसा नीचे क्यों देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश में नहीं बोल सकते? देखिए ठीक है, हिंदी में बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में बात करें। लेकिन ये जो आलू डालो सोना निकालो, ये सब जो है ये सब वीडियो एडिटिंग का काम है और भारतीय जनता पार्टी बहुत इसमें माहिर है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे कैसे नैरेटिव सेट किया जाए, कैसे परसेप्शन बनाया जाए, कैसे जो है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे ट्वीट्स करने के लिए, झूठे पोस्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, फेसबुक अकाउंट्स बनाने के लिए उनकी एक टीम है जो कि उन्हें प्रॉपर जो है उन्हें एक पेड पूरा उसका ढांचा है कि आप एक ट्वीट करेंगे उसके हम इतने पैसे देंगे, आप हमारी एक पोस्ट करेंगे हम उसमें आपको इतने पैसे देंगे, आप लाइक करेंगे उसके हम इतने पैसे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब प्रोपेगेंडा करके देश में नैरेटिव सेट करने का काम करती है, जबकि वास्तविकता उससे कोसों दूर होती है। तो जब आज का ज़माना सोशल मीडिया का है तो कांग्रेस भी ये सेम चीज़ क्यों नहीं कर रही है सत्ता में आने के लिए? क्या कांग्रेस के पास फंड्स नहीं है फेक ट्वीट्स कराने के लिए, अपना काम बताने के लिए, सच बताने के लिए लोगों कांग्रेस को? पार्टी ने कभी भी झूठ के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं करी। सच्चाई क्या इतनी नहीं है कि जीत सके कांग्रेस? फिर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने विचारों की लड़ाई लड़ी है, हमेशा अपने विचारों के दम पर उस लड़ाई को जीतने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है कि हमें सत्ता हासिल करना है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है कि अपनी जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ खड़े रहना है, उस विचारधारा पे लड़ते रहना है। सत्ता आए ना आए हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, सत्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्ता बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए सत्ता का कोई मूल नहीं है। वो सिर्फ इस देश का हित चाहते हैं, जनता को समान अधिकार मिले ये चाहते हैं, देश में एकता रहे, भाईचारा रहे ये चाहते हैं, और कांग्रेस की विचारधारा के साथ देश आगे बढ़ता रहे, जो कि एकता की विचारधारा है, सबके साथ सबके विकास की विचारधारा है। अपनी आइडियोलॉजी के प्रति हम लोग बाध्य हैं। सरकार आए या ना आए ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। तो फिर हम, अगर मोदी गवर्नमेंट से इंडिया आगे बढ़ रहा है, लोग खुश हैं,
पहली बात, कोई 100% कोई खुश नहीं होता है। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 लोग खुश होंगे। लेकिन अगर इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया की इमेज सुधर रही है, तो फिर क्या कांग्रेस इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसको इलेक्शन या उसको सत्ता में आने का कोई मोह नहीं है? देखिए, हम लोग इलेक्शन इसलिए कंटेस्ट नहीं कर रहे कि हमें सत्ता में आना हमारी प्राथमिकता है। इलेक्शन लड़ाई है विचारों की, ओके। मूलतः विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई ही हम लोग लड़ते आ रहे हैं। और मूलतः ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जब से हो रहे हैं तब से ये जो लड़ाई है, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और बात रही बीजेपी की या मोदी जी की, तो मैं नहीं मानता है कि बीजेपी या मोदी जी दिन पे दिन पॉपुलर हो रहे हैं। बीजेपी और मोदी जी दिन पे दिन उनका डाउनफॉल आ रहा है। आपने बोला 100% खुश नहीं है, 100% तो मैं भी मानता हूँ कि खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस देश में 1/4 लोग भी उनसे खुश नहीं हैं। तो जितने उनको पसंद करने वाले हैं, उससे 3 गुना से ज़्यादा लोग उनको नापसंद करने वाले हैं। और आने वाले समय में 2029 में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीट का नारा देती थी, वो 240 पर आ गई है। अगली बार और नीचे जाके 100 के अंदर सिमटेगी। ओके। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपने बीजेपी से सीखी हो, जो मोदी जी से सीखी हो? मैं क्यों बीजेपी से सीखूंगा? बीजेपी मुझसे सीखे, कांग्रेस से सीखे। ओके। हमें बीजेपी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी एक नकारात्मक पार्टी है, नफरती पार्टी है, हमेशा नफरत फैलाने का काम किया, हमेशा जनता के बीच में नकारात्मक विचार फैलाने का काम किया। हम लोग, हमारी सोच सकारात्मक है, विचार सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से प्रेरणा लेनी चाहिए। ओके। तो पहले जैसे बहुत दंगे होते थे जातिवाद के, पहले कहते हैं कि जातिवाद कम था, अब जातिवाद ज़्यादा हो गया है बीजेपी की प्रेजेंस में, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम डिवीजन और उसके बेसिस पे वोट बटोरना और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले दंगे बहुत होते थे, आए दिन दंगे होते थे, लेकिन आजकल रिलेटिवली वो कम हो गए? अगर जातिवाद बड़ा है तो फिर दंगे कम होने चाहिए थे। मध्य प्रदेश में जो आखिरी दंगा हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। देश में जो सबसे बड़ा दंगा हुआ, वो गुजरात में हुआ। उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की गवर्नमेंट थी और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम रहा, जैसा मैंने आपको बताया, नकारात्मक काम रहा। नफरती विचारधारा को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का काम रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर राजनीति करते आई, और हमेशा जो है ऐसे कई सारे विषय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लेकर आती है। मैं बात करूं, आज देश में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था वोट चोरी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम करती है, प्रयास करती है, और कोई ऐसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश करती है जिससे ताकि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाया हुआ है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, और नेगेटिविटी भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है। ओके। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो इंटरनल कांग्रेस का पॉलिटिक्स कैसा है? आपको लगता है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है? एक जो नेपोटिज्म वर्ड चल रहा है आजकल, वो कांग्रेस पार्टी में भी बहुत चल रहा है कि हम गांधी फैमिली में से ही किसी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, कोई और क्यों नहीं? जब राहुल गांधी जी इतना बैकलैश फेस कर रहे हैं, तो क्यों ना कोई और फिर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी को सत्ते का कोई मोह नहीं है? एकमात्र देश की पार्टी है कांग्रेस, विश्व की पार्टी है कांग्रेस, जो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र देती है। ओके। कांग्रेस पार्टी में आपको किसी भी पद पर जाना है। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना, उसमें छात्रों को पहले सदस्य बनाया गया, उन छात्रों ने जिला अध्यक्ष के लिए मुझे वोट किया, मैं जिला अध्यक्ष बना। ऐसे ही मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना, छात्रों ने सदस्यता कराई, सदस्य बने, उन सदस्यों ने मुझे वोट किया, मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के लिए पूरे हमारे देश के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं प्रदेश कांग्रेस के और अखिल भारतीय कांग्रेस के, उन लोगों ने वोट किया, और वोट करके खड़गे जी
चुनाव जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस एकमात्र विश्व में ऐसी पार्टी है जो अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र देती है, डेमोक्रेसी देती है अपने लीडर को चुनने का। मैं मानता हूं कि इतना स्पेस किसी भी पार्टी में नहीं होगा कि आप अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो बात है नेपोटिज्म की और परिवारवाद की, ये भारतीय जनता पार्टी, जब मैंने आपको बोला ना कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी खुद जो करती है वो चिल्लाती है। परिवारवाद कर भी वो खुद ही रहे हैं, लेकिन आरोप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस अभी खुद की इमेज इतनी नहीं सुधार पा रही है, तो जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो देश की इमेज कैसे सुधारेगी? अगर वो सोशल मीडिया और शोशा जो कि करना पड़ता है, बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? और वो जब खुद की एज अ पार्टी इमेज नहीं सुधार पा रही है, कोई यूथ आजकल पॉलिटिक्स में, पहले हर किसी को नेता बनना होता था, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होता था, देश के लिए कुछ करना होता था, लेकिन आज का यूथ पॉलिटिक्स से बहुत दूर जा रहा है। आज का जो यूथ है, आज का यूथ सोशल मीडिया पे थोड़ा बिजी है। तो यूथ ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आज का जो यूथ है पॉलिटिक्स भी उसके मोबाइल पे देख लेता है, और मोबाइल पे देख के ये नैरेटिव सेट कर लेता है, अपना दिमाग बना लेता है कि ये नेता अच्छा है या ये पार्टी अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भी भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन आज इस देश का युवा ये समझ चुका है कि अगर विश्व की सबसे बड़ी कोई फ्रॉड पार्टी है तो वो बीजेपी है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। झूठ बोलने के अलावा बीजेपी का कोई काम नहीं। झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो, उनका ध्यान भटकाओ और अपनी बढ़िया जो जन विरोधी नीतियां हैं उन्हें लागू करते रहो। तो मैं एक पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी अब हटे, बहुत सालों से रूलिंग में है, लोग चाहते हैं, लेकिन मोदी जी के आगे, उनके सामने कोई उनको ऐसा कंटेस्टेंट लगता नहीं है कि चलो मोदी जी को ना वोट करते हुए वो उनको वोट करें। राहुल गांधी जी उनको इतने कंपैटिबल नहीं लगते, या जो भी लोगों का पर्सपेक्टिव है। तो क्या एक सत्ता में आने के लिए कोई और इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट कर सकता? देखिए, राहुल गांधी जी, क्या आप संघर्ष को देखिए, राहुल गांधी जी की तपस्या को देखिए। राहुल गांधी जी आज एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से छोड़ के अपने जीवन को देश की जनता के नाम समर्पित कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो 6.5 महीने तक लगातार भारत में पैदल पैदल चलते रहा, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के 6.5 महीने पैदल पैदल सड़क पर, रोज़ रात को एक कंटेनर में रात बिताना और दिन भर सड़क पर चलते रहना। तो आप राहुल गांधी जी की त्याग को देखिए, उनकी तपस्या को देखिए। और जो बात है कि पॉपुलैरिटी की, कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा निकलेंगे। तो पॉपुलर कौन है देश में ज़्यादा? अब बेईमानी से उन्होंने सरकार बना ली, प्रधानमंत्री बन गए, वो एक अलग बात है, लेकिन देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो राहुल गांधी है, और आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ओके। तो राहुल गांधी जी की जो आपने बोली भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे थे जी, तो उनकी वो यात्रा का मकसद क्या था? भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था भारत जोड़ने का, कि इलेक्शन जीतने का? भारत जोड़ने का, ठीक है। देश में नफरती ताकतों को ख़त्म करने का, मोहब्बत की दुकान खोलने का। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी की सकारात्मक सोच है, तो देश में ये नफरती भावना ख़त्म हो, लोग सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें। आपको लगता है हुई है? बिल्कुल हुई है, डेफिनेटली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडे में, ये जो भारतीय जनता पार्टी नफ़रत फैलाना चाहती है, उसमें आज लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है,
जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों से भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को उठाया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान, जो मूल समस्या है महंगाई बढ़ रही है, उस पर जनता का ध्यान ना जाए। तो आज जनता इस बात को समझ रही है। बहुत ज़्यादा बुराई हो गई अभी बीजेपी की। तो आते हैं थोड़ा आपके करियर पे। आपने किस उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया? मैं तो स्कूल से ही नेता था। ओके। तो आप किस किस नेता से, किस पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस्ड होके आपने सोचा कि मेरे को इनके जैसा बनना है? मैं कांग्रेस पार्टी से इंस्पायर्ड था, राहुल गांधी जी से इंस्पायर्ड था। और जब मैं स्कूल में था तभी मुझे मेरे जो दोस्त थे वो नेता बोलते थे। तो ऐसा नेता सुनते सुनते जो है फिर मैं कॉलेज में आ गया। जब कॉलेज में आया तो मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब तो कॉलेज में आ गए हैं, तो कॉलेज में आ गया, अब तो अपन ऑफिशियली नेता हो सकते हैं। तो कैसे होंगे? तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होने थे, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंटेस्ट किया, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में जीता, एनएसयूआई में गया, एनएसयूआई में सक्रिय हो गया और लगातार जो है फिर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में लड़वाने लगा कई सारे कॉलेजेस में। फिर इंदौर का एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया, फिर एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, एमएलए बन गया। तो ऐसे ही चलते चलते जो है चलते गए और कारवा बढ़ते गया। तो जब आप कैसे राहुल गांधी जी से इंस्पायर हो गए? वो तो खुद छोटे होंगे, आप में और उनमें ज़्यादा एज गैप तो है नहीं। स्कूल टाइम जब आप जाते थे तो वो कॉलेज में होंगे तब तो। जिस समय मैं, ये मेरा शुरुआती दौर था, उस समय अ, देश में राहुल गांधी जी को यूथ आइकॉन के रूप में देखा जाता था। राहुल गांधी जी की भी पॉलिटिकल कैरियर की उस समय उस दौर में शुरुआती थी। उस दौर में राहुल गांधी जी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को खुद पर्सनली मॉनिटर करते थे। खुद वो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे और कैसे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व देना है इसका खुद ध्यान रखते थे। तो राहुल गांधी जी हमारे रोल मॉडल थे। देखते देखते कॉलेज में आ गए और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। तो कोई एक स्टूडेंट को कॉलेज के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं? देखिए, पॉलिटिक्स कोई ज्वाइन की नहीं जाती है, पॉलिटिक्स तो ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। ये एक ऐसा काम है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो वो खुद ब खुद सब कुछ होते जाएगा। पॉलिटिक्स कोई किसी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के करवा नहीं सकता। पॉलिटिक्स करने की जिसके अंदर इच्छा शक्ति होगी वो खुद ही पॉलिटिक्स करते जाएगा और खुद ही आगे बढ़ता जाएगा। मैं तो ये बोलना चाहूँगा युवाओं के लिए, पॉलिटिक्स में कोई किसी को आगे बढ़ा नहीं सकता और पॉलिटिक्स में कोई किसी को रोक नहीं सकता। पॉलिटिक्स आपके विल पावर का काम है। आप में जितनी इच्छा शक्ति होगी आप उतना काम करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। आप में इच्छा शक्ति होगी आगे बढ़ोगे, नहीं होगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कोई बना नहीं सकता और कोई आपको रोक नहीं सकता। ये आपको खुद को करना है। पॉलिटिक्स कोई किसी को हाथ पकड़ के करवा नहीं सकता, चलवा नहीं सकता। ये डेली रूटीन का काम है, सुबह से लेके रात तक। इवन मैं बोलूँगा रात में भी पॉलिटिक्स अनस्टॉपेबल है। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति होगी और रात को 3 बजे अगर आपको कोई परेशान व्यक्ति फ़ोन करेगा कि मैं इस परेशानी में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो आप उसकी रात को 3 बजे भी मदद करेंगे। तो कोई एक बहुत जो गरीब वर्ग से आता है, क्या वो भी एक बहुत अच्छे लेवल का पॉलिटिशियन बन सकता है? मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स में पैसे का कोई स्थान नहीं है। टिकट कैसे मिलेगा फिर? पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिक्स पैसे से चलती तो आज इस देश के प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी होते, लेकिन पॉलिटिक्स पैसे से नहीं चल रही है। आपने बोला टिकट कैसे आएगा? टिकट में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, टिकट में विनेबिलिटी की आवश्यकता है। अगर आप जिताऊ उम्मीदवार हैं तो पार्टी आपको ज़रूर अवसर देगी। ये सब जो बातें हैं कि टिकट पैसे से मिलता है, ये सब झूठी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई टिकट पैसे से नहीं मिलता है। आपकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर, आपकी जीतने की संभावना कितनी है, उसके दम पर आपको टिकट मिलता है। तो विपिन जी, आप गारंटी बहुत देते हैं हर चीज़ में। कांग्रेस जीतेगी गारंटी, टिकट भी मिलेगा गारंटी। जी, कांग्रेस का हार्डकोर सदस्य हूँ, इसलिए कम से कम कांग्रेस के बारे में तो गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से इस बात का मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति क्या है, कल्चर क्या है, कांग्रेस कैसा सोचती है, कैसे चलती है, कैसे करती है।
मैं इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कांग्रेस के बारे में गारंटी देता हूँ। तो एक आम आदमी को जब एमएलए से मिलना हो, उनकी कुछ भी दिक्कतें उनको शेयर करनी हो, तो एक एमएलए से एमएलए तक पहुंचना इतना डिफिकल्ट क्यों है? एमएलए मिलते ही नहीं है कभी, कहाँ अभी आप ही के बिहार के बहुत चक्कर लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, एमएलए कई लोग होते हैं जो एमएलए बनने के बाद एरोगेंट हो जाते हैं, पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एमएलए रहा, मैंने मेरे विधायक के कार्यकाल में पूरा प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए उपलब्ध रहने का, और मैं नहीं मानता कि कोई एक भी मेरे कार्यकाल में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो ये बोल पाएगा कि मैं विधायक जी से नहीं मिल पाया। मैं हर एक व्यक्ति से जो मुझसे मिलना चाहता था उससे मुलाकात होती थी, जो फ़ोन पे बात करना चाहता था उससे फ़ोन पे बात होती थी, जो जिसने मुझे अपने सुख दुख के कार्यक्रम में बुलाया, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में कार्यक्रम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहा, मतलब कंप्लीटली 100% में अवेलेबल रहा। तो ऐसा नहीं है कि हर विधायक ऐसा ही होता है कि अवेलेबल नहीं होता है या उसके पास पहुंचना कठिन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहुंचना कठिन होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं। आपने बात करी बिहार की, बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव में मुझे जमुई जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और वहाँ पर जो है मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और हम लोग चुनाव में जीत हासिल करें। तो इसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं अभी फ़िलहाल बिहार में भी थोड़ा समय दे रहा हूँ, और समय समय पर जहाँ जहाँ पार्टी आवश्यक समझती है मुझे ऐसी जिम्मेदारियाँ देते रहती है, क्योंकि पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ तो जिम्मेदारियाँ मिलती है, और उस जिम्मेदारी का मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आए। तो इस बार बिहार की हवा क्या कहती है? बिहार की हवा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, पक्की बात है, ओके, गारंटी है इसकी भी। इसकी भी गारंटी है। तो आपको लगता है जो अपकमिंग इलेक्शंस होंगे, अब कभी भी कांग्रेस बिना गठबंधन के सरकार बना पाएगी, या उसको गठबंधन करना ही पड़ेगा? बिल्कुल, कांग्रेस बिना गठबंधन के सरकार बना सकती है, बनाएगी। कांग्रेस को गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्हें गठबंधन की ज़रूरत है। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, पूरे देश में कांग्रेस का नेटवर्क है, कांग्रेस का स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का वोट बैंक है। रीजनल पार्टीज़ को आवश्यकता होती है कांग्रेस से गठबंधन करने की। तो जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमें लगता है कि गठबंधन करना चाहिए, वहाँ गठबंधन करते हैं। जहाँ पर नहीं लगता है, उदाहरण के तौर पे चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, तमाम प्रदेशों में हम लोग गठबंधन नहीं करते, हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं। ओके, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपकी विचारधारा आपके हिसाब से कुछ और कहती है और पार्टी की सोच कुछ और है, और उस सिचुएशन में फिर आप कैसे क्या करते हैं? अपनी सुनते हैं या पार्टी की आइडियोलॉजी को फिर उस वक्त फॉलो करते हैं? पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना एक अच्छे पार्टी के वर्कर की पहचान है। पार्टी की विचारधारा को फॉलो करना, पार्टी के निर्देशों को फॉलो करना, पार्टी के निर्णय को स्वीकार करना, ये एक अच्छे वर्कर की पहचान है। मैं पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी के हमेशा हर निर्देश को, हर निर्णय को और हर विचार को पूर्णतः मैं फॉलो करता हूँ। तो आप आपकी विचारधारा से ऊपर रखते हैं पार्टी की विचारधारा को? देखिए, पार्टी की विचारधारा पसंद है, पार्टी की विचारधारा से प्रेरणा मिलती है, इसीलिए तो पार्टी में हूँ। तो ये बात तो कहीं से उठती नहीं है कि पार्टी का विचार और मेरा विचार अलग अलग हो सकता है। पार्टी का विचार और मेरा विचार मिलता है, इसीलिए मैं पार्टी का सदस्य हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी के सारे विचार आपकी विचारधारा से मिलते हैं? घर में भी जब हम रहते हैं, दिन रात किसी के साथ रहते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट तो होता है कि इनको ए लगता है और हमको बी लगता है। तो ऐसा कैसे कि सारी विचारधाराएं, हर डिसीजन आप उससे 100% अग्री करते हैं? कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखिए, राजनीति धैर्य का काम है। हाँ, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ओके, अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ओके, तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होता है, और जो आप सही करना चाहते हैं, हर
चीज़ का सही वक्त आता है और समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंस रखे बिना पॉलिटिक्स संभव नहीं है। तो मैं अपने आप के लिए मानता हूँ कि मेरे अंदर पर्याप्त धैर्य है। आई एम श्योर। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का कितना इन्फ्लुएंस है ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस में? ईडी और सीबीआई तो जो है कि उन्होंने तो वो बोलते हैं ना कि मिट्ठू बना के रखा है उन्हें, ईडी और सीबीआई को बीजेपी ने। ऐसा क्यों? 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, हम्म। तब आज 2025 चल रहा है, लगभग 12 साल इस सरकार को हो गए। 12 साल में आप बताइए कि कौन से बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी सीबीआई का कोई प्रकरण दर्ज हुआ या कोई कार्रवाई हुई या अरेस्टिंग हुई या जेल गए। ये बता दीजिए कि बीजेपी की कौन से नेता पर हुई और विपक्ष के कौन से नेता पर नहीं हुई, ये भी बता दीजिए। विपक्ष के हर नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, या तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, हर विपक्षी दल के ऊपर जो है, जो बीजेपी से हटकर गया, जो बीजेपी के खिलाफ चला, उन्होंने उसके ऊपर प्रकरण दर्ज करवाया, उन्हें जेल पहुंचाया, मुख्यमंत्रियों तक को जेल पहुंचा दिया। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें जेल पहुंचा दिया। हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें जेल पहुंचा दिया। तो इसलिए जो है ये ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मिट्ठू हैं। जितना बीजेपी बोलती है, बीजेपी बता देती है कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, अगली इस प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, इसके ऊपर शिकंजा कसो, शिकंजा कस देते हैं। जेल से याद आया, आप पे भी बहुत ज़्यादा एफआईआर हो रखी है, तो उसका क्या रीज़न? वो भी बीजेपी की वजह से? बिल्कुल बीजेपी की वजह से। मैंने तो आज दिन तक किसी को एक चांटा नहीं मारा। मेरे पे कई सारे प्रकरण दर्ज हुए, लगभग 40 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन वो एक भी प्रकरण मेरा निजी प्रकरण नहीं था। वो सभी प्रकरण जनता की लड़ाई के प्रकरण हैं, युवाओं के की लड़ाई के प्रकरण हैं, किसानों की लड़ाई के हैं, छात्रों की लड़ाई के हैं। जब जब मध्य प्रदेश में अन्याय हुआ, हमने उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी और बदले में हमें प्रकरण मिले। तो कोई बात नहीं, ऐसे 40 नहीं, ऐसे 4,000 प्रकरण अगर बीजेपी मुझ पर और लगा देगी, लेकिन हमारी आवाज़ कभी दबेगी नहीं। हम जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो कभी मान लो कांग्रेस से, जो कि आपने बोला कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और होता है तो आप पेशेंस रखते हैं कि वो बदलाव आएगा, आपकी पार्टी समझेगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आप समझेंगे पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। मान लो आप बहुत टाइम से और आपको 10-15 साल से टिकट ही नहीं मिल रहा है आपकी पार्टी से, और उस वक्त आपको मोदी जी का कॉल आता है और वो आपको टिकट देते, तो क्या आप जाएंगे? मैंने आपको बताया, लड़ाई सत्ता की नहीं है, लड़ाई पद की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। ओके। मैं कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हूँ, कांग्रेस के विचार के साथ हूँ, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे 15 साल नहीं, मुझे अगर जीवन भर भी कांग्रेस पार्टी कोई टिकट नहीं देगी, कोई अवसर नहीं देगी, लेकिन तो भी मैं कांग्रेस में ही रहूँगा और कांग्रेस का सिपाही बन के ही मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हूँ। बीजेपी के अलावा भी दूसरी पार्टियां हैं? नहीं, मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद है, मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ। आपको नहीं लगता विचार एक ऐसी चीज़ है जो बदलते हैं, बदलना भी चाहिए? जो विचार आपका 50 साल पहले, अगर आप आज भी वही सोचते तो आप आउटडेटेड हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की विचारधारा आउटडेट हो गई है? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा आउटडेट नहीं हुई है, ये आउटडेट होने का सब्जेक्ट भी नहीं है। ये कोई फैशन नहीं है जो आउटडेट हो जाएगा। ये वैचारिक लड़ाई है। विचार हम जो सोचते हैं, ये विचार समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये विचार कभी भी आउटडेट नहीं हो सकता। कांग्रेस की जो विचार है, कांग्रेस का विचार देश में एकता, देश में भाईचारा, सबका विकास हो, ये कांग्रेस का विचार है। तो ये विचार कभी भी आउटडेट नहीं हो सकता। ओके। तो थोड़ी सी अब कुछ और बात करते हैं। अभी अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को एंटर ही नहीं होने दिया। आज की सदी में भी जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, इतना तुच्छ काम कैसे हो गया?
देखिए यही तो बात है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में आके पत्रकार वार्ता करते हैं, भारत के विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री की पत्रकार वार्ता होती है और उस पत्रकार वार्ता में हमारी जो महिला बहनें जो पत्रकार हैं उन्हें पत्रकार वार्ता में नहीं जाने दिया जाता है। ये अपने आप में बड़ा ही निंदनीय विषय है। लेकिन 56 इंच के सीने का जो डंका ठोक रहे हैं, वो डंका तो ज़रूर ठोकते हैं, लेकिन वास्तविकता भारत की जनता के सामने है, भारत की हमारी माता बहनों के सामने है कि एक अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री के आगे भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बहनों को, पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया? वहाँ पे सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, पत्रकारों को अंदर जाने देना चाहिए था। ओके। अभी ये आई लव मोहम्मद वाला बहुत स्लोगन चल रहा है, पोस्टर लग रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ का। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि वोट चोर गद्दी छोड़ बहुत वोकल हो गया है। एक बच्चे बच्चे के मुंह पे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आ चुका है। आज देश में हर एक व्यक्ति इस विषय पर चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से ये सरकारों को लूटा जा रहा है, सरकारों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। इन सभी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ना कोई ऐसा विषय लेकर आती है जिससे भारत की जनता हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए। मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, लेकिन भारत की जनता को एक ऐसे विषय में फंसा दिया गया कि ताकि जो है उनका दिमाग एक दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब जब देश में कोई बड़ा मुद्दा आया है, जब जब कोई ऐसा विषय आया है जिससे मोदी की साख खराब होती हो या सच्चाई जनता के सामने आती हो, तो उन्होंने हमेशा देश की जनता को ऐसे डाइवर्ट करने का काम किया है। ओके। तो कोई कांग्रेस की ऐसी विचारधारा या उसका कोई ऐसा डिसीजन जो जिससे आप पूरी तरह से सहमत नहीं थे या आपको वो अच्छा नहीं लगा इतने सालों में, जब आप काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में हैं, कुछ ऐसा 3-4 मुद्दे या जितने भी आप बता पाए जिससे आप अग्री नहीं करते, जो आपको लगता है कि थोड़ा अलग हो सकता था, बेहतर हो सकता था? देखिए, वैसे तो मैं कांग्रेस की नीति के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है जिस पे हमारा विचार कुछ और हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये और बेहतर हो सकता था, लेकिन एक ईमानदार कार्यकर्ता की यही पहचान है कि पार्टी का जो निर्देश आए, पार्टी का जो निर्णय हो, जो नीति तय हो, उसको हमें स्वीकार करना है और उस नीति पे आगे बढ़ना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक जो नेता होता है उसका समर्पण उसकी पार्टी को ज़्यादा होता है और देश को कम होता है? हमेशा वो बोलता है मेरी पार्टी सही है, मेरी पार्टी सही है, मेरी पार्टी की ये है, मेरी पार्टी का ये सोच है, ऐसा है, वैसा है। आपको नहीं लगता ये समर्पण उसका देश के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पार्टी को लेके? ये आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये बीजेपी के वर्कर्स पर लागू होता है। कांग्रेस के लोग तो हमेशा नेशन फर्स्ट, देश के प्रति समर्पित हैं और हमारी पार्टी भी देश के प्रति समर्पित है। बीजेपी ने हमेशा जो है लोगों को गुमराह करके, चाहे देश का फ़ायदा हो या देश का नुकसान हो, इस बात की कभी चिंता नहीं करी। उन्होंने बस पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी ने अगर गलत एजेंडा दिया है तो उस गलत एजेंडे पे चलते जाओ। ये बीजेपी की नीति है, हमारी नीति नहीं है। हमारे लिए देश पहले है और हमारी पार्टी के लिए भी देश पहले है। आगर मालवा के एमएलए हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? आगर मालवा के एमएलए के बारे में तो विचार करने की कोई बात ही नहीं है उनके बारे में। तो मैं बात करूं कि अगर मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं, तो 230 एमएलए में जो जिनकी सबसे बुरी कार्यशैली होगी और जिनको जनता से कोई मतलब नहीं होगा, या जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, या ऐसे तमाम प्रकार के मैं उनके इस प्रकार की अच्छाइयाँ बताऊं, तो 230 में अगर सबसे नंबर 1 पे कोई होंगे तो जो आगर मालवा के हमारे एमएलए हैं वो महाशय हैं। जनता की कोई भी बात हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है।
उन्हें सिर्फ एक बात से मतलब है कि उनका पेट भरना चाहिए, पैसे आना चाहिए, जनता जाए भाड़ में भाड़ में। और विधायक बढ़िया अपने पैसे कमाते रहे और खूब जो है फलता फूलता रहे। हर इंसान में कुछ एक अच्छाई तो होती है, कुछ एक अच्छाई जो आपको लगता है कि ये सराहनीय है। देखिए, उस एक अच्छाई के लिए एक अच्छा काम करना भी तो पड़ेगा। अगर ये लोग कोई एक भी अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। जीतू पटवारी जी जो कि एमपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, आपको उनका काम, उनकी कार्यशैली, सब कुछ विचारधारा के बारे में आपका क्या कहना है? जीतू पटवारी जी के बारे में तो मैं क्या बोलूँ। जीतू पटवारी जी के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं मानता हूँ पूरे देश में अगर कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, सबसे ज़्यादा सड़क पे जनता की लड़ाई लड़ रहा है, तो पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं। आम तौर पर सड़क पर जो लड़ाई चुनाव के 1 साल पहले दिखती थी, आज चुनाव के 3 साल 4 साल पहले ही वो लड़ाई सड़क पर दिख रही है। मैं मानता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, महीने का कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन वो घर पे रहते होंगे। आज मध्य प्रदेश की हर एक छोटे से बड़े कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर सक्रियता से हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्टैंड लेके जनता के साथ, जनता के बीच में खड़े हैं। चाहे वो मैं छिंदवाड़ा के कफ सिरप की बात करूं, चाहे वो मैं किसानों की बात करूं, चाहे मैं खंडवा में हमारे कुछ साथियों की मृत्यु होगी उसकी बात करूं, कोई भी मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में अगर कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, सरकार की कोई विफलताएं हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के खड़े होने की आवश्यकता है, वहां पर हर जगह पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उपस्थित हैं। एक लास्ट सेगमेंट है हमारा, रैपिड फायर राउंड। उसमें आपको जो भी विद इन अ मिनट जो भी आएगा, आप उसका बस 1 वर्ड या कुछ वर्ड्स में, एक सेंटेंस में जवाब देंगे। ठीक है? ये वर्ड सुन के आपको क्या आता है? पहला, बीजेपी। झूठ। राहुल गांधी। सत्य। मोदी जी इन 1 वर्ड। फ्रॉड। योर बिगेस्ट पॉलिटिकल रिग्रेट। नथिंग। द बोल्डेस्ट ट्रुथ अबाउट पॉलिटिक्स दैट नो वन सेज आउट लाउड। सच्चाई को फेस करना चाहिए। कांग्रेस ने क्या सच्चाई फेस की अभी तक? कांग्रेस तो सिर्फ सच्चाई ही फेस कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी झूठ के साथ गई नहीं, भले फायदा हो या नुकसान हो। कांग्रेस सच के साथ खड़ी थी, सच के साथ खड़ी है। ठीक है विपिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप कुछ लास्ट में फीडबैक या कुछ भी देना चाहेंगे? मैं द त्रिशलास टॉक शो को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक मध्य प्रदेश की युवती पूरे देश में इतने सफल टॉक शो कर रही है और देश में अलग अलग वर्गों के लोगों से जाकर मिलती है, उनके विचार जानती है और देश में कैसे हम उन अच्छे विचारों को जनता तक पहुंचा पाए, इसके लिए आपके इस कार्य की मैं बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप हमेशा यूं ही सफलता हासिल करते रहें, आगे बढ़ती रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो हमारी बातचीत आज के लिए यहीं ख़त्म होती है, पर आपके दिल और दिमाग में इसका सफ़र जारी रहेगा। मैं त्रिशला सराफ फिर लौटूंगी ऐसे ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन के साथ। साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।